हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसजी चैनल पे। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। और अभी दुर्गाष्टमी ख़त्म हुआ है, दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है। अब वापस हम आ जाते हैं अपने पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एंड केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी मेरे इस इंट्रोडक्शन से आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है और इसको हम बायो केमिस्ट्री भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे कंटेंट्स मिलेंगे, वो हमको बायोमॉलिक्यूल्स करके मिलेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम आगे चर्चा करेंगे और इसके पहले सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जिस सेगमेंट्स को हम इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करके इसको इंट्रोडक्शन पार्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको डिवाइड करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन, जब किसी भी चीज़ का हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम उस इंट्रोडक्शन में उसके हम डेफिनेशन के बारे में पता करते हैं कि उस चीज़ का डेफिनेशन क्या है। क्योंकि हम साइंस की बात करते हैं और नॉट इवन इन साइंस ओनली, बिकॉज हम कोई भी स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, बायोमॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन के बारे में हम ये देखते हैं कि इसका डेफिनेशन हमें क्या कहता है। तो बायोमॉलिक्यूल इज़ बेसिकली इट्स अ बायोकेमिस्ट्री। और अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को हम बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन अस और व्हाट गोज विद इन आवर बॉडी। तो फ्रेंड, हम ये बोलेंगे कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। ये तो हो गया बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर होती है वो एक केमिस्ट्री का फॉर्म है। बिकॉज आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर होती है वो एक रिएक्शन के थ्रू होती है। फ्रेंड्स, अगर रिएक्शन होता है तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या मौजूद होता है, क्या उपस्थित होता है, क्या प्रेजेंट होता है? केमिस्ट्री। अब सब जानते हैं कि बिना केमिस्ट्री के रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए इस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। चूँकि ये बॉडी के फॉर्म में हो रहा है, चूँकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है, इस वजह से हम इसको रिएक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। अब बात आ गई बायोमॉलिक्यूल्स की, कि आप मुझसे ये बोलेंगे कि हम तो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं और फिर हम डिस्कस कर रहे हैं किस बारे में? बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को क्लियर करूँगी। अभी हमने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया, तो फ्रेंड आप ये सोचिए कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन किस वजह से हो रहा है? कोई ना कोई चीज़ जो है उसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रहा है। तो वो जो चीज़ उसमें इन्वॉल्व है, जो पार्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पार्टिकल उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उस पार्ट का नाम क्या है? मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल से आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि इस टर्म्स का नाम, इस टॉपिक का नाम बायोमॉलिक्यूल्स क्यों है। तो फ्रेंड्स, एज ए डेफिनेशन इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द मॉलिक्यूल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द reaction in between our body to maintain the body system, to maintain the metabolism is known as the molecules, is known as biomolecules. Which molecules? कौन सा molecules? वो molecules जो body के अंदर reaction करने के लिए participate कर रहा है, उसको हम कहते हैं biomolecules. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने ये डिफिनीशन को लिख दिया जो कि बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम ये देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो होता है उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में आराम से पढ़ेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम आपके कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, आराम से हमारे वीडियो को देखते रहें, समझने की कोशिश करते रहें। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ हमसे आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालें, हम आपको उसको अच्छे से समझाएंगे। उसको तब तक हम पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ जाती। ठीक है फ्रेंड,
अब फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो किस तरह से डिवाइड होती है। तो फ्रेंड बायोकेमिस्ट्री जो होता है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, बायो ऑर्गेनिक होता है। एंड जो सेकंड पार्ट होता है वो बायो इनऑर्गेनिक होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है फ्रेंड्स वो बायो ऑर्गेनिक होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो बायो इनऑर्गेनिक होता है। तो फ्रेंड्स अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम चीज़ों को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बायो ऑर्गेनिक को, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं वो किस में आते हैं, वो बायो ऑर्गेनिक में आते हैं। तो देख लेते हैं पहले फटाफट से कि इस बायो ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला पॉइंट या जो सबसे पहली एग्जांपल जो होगा इसका वो क्या होगा, वो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड्स। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, प्रोटीन। और जो तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, जो तीसरा इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि आरएनए और डीएनए इंक्लूड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कंटेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा भी कुछ कंटेंट्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम इधर लिख लेते हैं। वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं लिपिड, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी एक ये ब्लूप्रिंट है, ये हमारा एक खाका है कि हमें किस तरह से हमारे अपनी चीज़ों को, कैसे हमें अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, अब हम जो अपना पहला टॉपिक हम इसी से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बायो ऑर्गेनिक को ख़त्म करेंगे, फिर बायो ऑर्गेनिक में जितने भी ये टॉपिक्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि आरएनए डीएनए आते हैं, जिसको हम उसके बाद इसको पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद से हम आएंगे लिपिड, विटामिन्स और हार्मोन्स पे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में ये भी जो टर्म है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे फ्रेंड, हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसको हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट है, मैं बता दूं आपको कि ये जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है, जैसा कि ये नाम है कार्बोहाइड्रेट, मुझे पता है आप सब लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसका अगर हम डेफिनेशन निकालना चाहें, अगर हम इसका डेफिनेशन बताना चाहें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, गेस करिए। यस, जो ये नाम है इसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओके फ्रेंड्स, जो ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर इसको हम डिफिनीसन के वे में जानना चाहेंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और आप सबको मालूम है कि जहाँ बात हाइड्रेट्स की आती है वहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या इन्वॉल्व होती है, H2O यानी कि वाटर। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे, इसमें कुछ वेरिएशंस भी आएंगी जिसको हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के एग्जांपल क्या है। तो सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल, सबसे सूटेबल एग्जांपल जो आए दिन हर कोई, इवन इसके नाम से ही हम मार्केट में जाते हैं और खरीद लेते हैं, गेस करिए आप क्या होगा, यस, ग्लूकोज। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो इसका है वो ये है ग्लूकोज।
और मुझे पता है आप सबको मालूम होगा कि ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, यस, C6H12 एंड O6। ठीक है, पहले हमने बहुत, जब हम कुछ 6th-7th में पढ़ते थे तो टीचर ने हमें बहुत हमेशा कहा था कि नहीं, ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उसको लिख के ले आओ। अक्सर हम उसको भूल जाते थे। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा कि अक्सर जो टीचर जब भी थोड़ा सा गुस्सा होते थे तो वो यही कहते थे कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसको लिख के लो। आज आप लोग भी लिखिएगा इसको, ठीक है। फ्रेंड, जो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं उसको लिखने का एक फॉर्मूला होता है कि उसको हम कैसे लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं CX, अब ये X कुछ भी हो सकता है, इसका नंबर ऑफ कार्बन जो भी हो सकते हैं, H2OY। ठीक है, तो अगर हम ग्लूकोज का लिखना चाहें इस फॉर्मूले के फॉर्म में तो ग्लूकोज को कैसे लिखेंगे, आप गेस करिए। हाँ, इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि पहले देख लेंगे कि X एंड Y क्या है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, यानी कि 6 कार्बन के, यहाँ पे एटम कितने हैं, 6, और 12O6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2O6। तो ये हाइड्रेट के फॉर्म में आ गया कि नंबर ऑफ वाटर कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, और ये जो हाइड्रेट फॉर्म में है वाटर के मॉलिक्यूल्स और ये कार्बन के, यानी कि जैसा हमने डिफिनेशन में लिखा है एग्जैक्ट वो इसको फॉलो करता है। तो आराम से इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सुक्रोज का। सुक्रोज आप जानते हैं इसका सोर्स क्या होता है, गन्ना होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका एक जो एसेंशियल होता है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं वो होता है गन्ना। तो सुक्रोज, अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अब बताइए, बोलिए आप लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है C12H22, C12H22 और O11। ठीक है, इसको भी हम हाइड्रेट के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 12, और H2O निकालेंगे 11, तो ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो C12H2, इसको भी हम आराम से कार्बोहाइड्रेट, मतलब अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा है, हमने कहा है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो भी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने जो दोनों एग्जांपल्स दिए, ग्लूकोज का भी और सुक्रोज का भी, दोनों ने इसको अच्छे तरीके से फॉलो किया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर हो गया सबका। लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में जितने भी विचार, जितने भी मत जो भी है वो बहुत सारे लोगों ने दिया है, और हमेशा जब एक पहले ने दिया है तो दूसरे ने उसको गलत ठहराया है, फिर उन्होंने अपना दिया है। जो भी एक प्रिंसिपल हम लेके आते हैं उसमें कोई ना कोई अपवाद आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है इसको हम देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि अब मैं फिर से आपको रिपीट कराती हूँ, जैसा कि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स होते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि जितने भी इस अर्थ पे जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के उसमें आएंगे, लेकिन नहीं। एक एग्जांपल जो हमारा है, एक्सेप्शंस या अपवाद जिसको बोल लीजिए, वो एग्जांपल है हमारा एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, अब इसको भी हम आराम से इसको हाइड्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप लोग एक बार ट्राई करिए, कैसे इसको हम लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आप इसको बैलेंस कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको भी हम हाइड्रेट के फॉर्म में लिख लिए, लेकिन फ्रेंड ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, आराम से फॉलो कर रहा है, ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, इस अपवाद की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इस अपवाद के साथ साथ एक ये भी अपवाद है
कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं इस अर्थ पे जो कि इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसका एक सूटेबल एग्जांपल है रेमनोज। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, लेकिन ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिया करता है कि वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि कार्बन का हाइड्रेट नहीं होता है, जो कि कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, लेकिन स्टिल दे इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो उसका एग्जाम्पल है रेमनोज। रेमनोज जिसका फॉर्मूला आता है C6H12O5। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसको लिखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। मेरी राइटिंग थोड़ा मतलब मैं ठीक से लिख देती हूँ, आप समझ लीजिएगा फ्रेंड। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझे बोलेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम लिखते हैं। अगर इसको हम हाइड्रेट के फॉर्म में लिखेंगे तो x एंड y का मतलब कोई आपस में तारतम्य नहीं है, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, हम साइंस पढ़ते हैं तो हम किसी भी चीज़ को पहले करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो तब जाके हम मानते हैं कि नहीं वो चीज़ नहीं है, और ऐसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 6 है। अगर इसको हम लिखेंगे H2O के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हम इसको कर पाएंगे, इसको हम 5 ही कर पाएंगे, और यहाँ पे प्लस H2 निकल जाएगा। तो इसको हम हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन स्टिल दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ओके फ्रेंड, तो हम ये इस फार्मूले के बेसिस पे, इस एग्जांपल्स के बेसिस पे, पहले की जो भी एग्जांपल्स उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ फार्मूले के बेसिस पे किसी चीज़ को नहीं रख सकते कि वो चीज़ इस कैटेगरी के अंदर आएगा, बल्कि हम किस बेसिस पे रखते हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, हम ये कह सकते कोई भी चीज़ अगर एज सिमिलर दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वही है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो जिसका डुप्लीकेट दिखता है, लेकिन हम उसको ओरिजिनल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन की तरह बिहेव अगर शो करें तो दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट टू। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर वो कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव मतलब वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह बिहेव करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं। अगर उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट की तरह है तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तब तक अब ये सारी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उसको अच्छे से देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है वो आप पूछिएगा, नेक्स्ट में हम आपको फिर से समझाएंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट के लिए तब तक बाय बाय, गुड नाइट।